हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम 2019 उत्तराखंड बोर्ड केमिस्ट्री पेपर की सॉल्व करने वाले हैं। इस पेपर को आज हम प्रश्न 1 से 10 तक हम पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं और प्रश्न 11 से आज 20 इस वीडियो में लगाने वाले हैं दोस्तों। तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। शेयर कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी एजुकेशनल। दोस्तों, जो 19 रहा है उत्तराखंड बोर्ड केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करेंगे आगे हम। 10 प्रश्न तक हम कर चुके थे, 11 लगाने वाला हूँ और 20 तक आज करेंगे हम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो 11 प्रश्न है वो देखते हैं हम। 11 प्रश्न है क्या? 9 ये दोस्तों 11 प्रश्न कह रहा है, देख सकते हैं आप। 11 प्रश्न आपके आगे है कि ताप सुघट्य और ताप दृढ़क बहुलकों को प्रत्येक उदाहरण द्वारा समझाइए। ये प्रश्न है और दोस्तों हर वर्ष किसी न किसी वर्ष में पूछा जाता है। और दोस्तों चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं उत्तर सामने लिखा है ताप सुघट्य। उत्तर आपके सामने लिखा है ताप सुघट्य। वे बहुलक जिनको जिनको गर्म करके ठंडा करने पर वह अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं। ऐसे वे बहुलक होते हैं जिनको गर्म करके ठंडा ठंडा करने पर वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाते हैं। ताप सुघट्य बहुलक कहलाते हैं। इनमें पाया जाने वाला बंध फाइबर तथा इलास्टोर के मध्य होता है। उदाहरण के लिए पीवीसी और पॉलीथीन। तो ताप सुघट्य क्या होते हैं? जिनको गर्म करके ठंडा करने पर वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाते हैं, वो ताप सुघट्य पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पीवीसी और पॉलीथीन। अब देखते हैं दोस्तों ताप सुघट्य के बाद ताप दृढ़क बहुलक के बारे में। प्रश्न 11 उत्तर देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो दोस्तों ताप दृढ़क बहुलक क्या होते हैं? वो बहुलक जिनको गर्म करके ठंडा करने पर वह दुर्गलनीय ठोस में बदल जाते हैं, ताप दृढ़क बहुलक कहलाते हैं। मतलब वे ठोस होते हैं, इनको पहले हम गर्म करेंगे, गर्म करके ठंडा करने पर दुर्गलनीय ठोस में बदल जाते हैं। आपको याद रखना, दुर्गलनीय ठोस में बदल जाते हैं, ताप दृढ़क बहुलक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बैकलाइट और यूरिया। तो दोस्तों आप लेते हैं 12वां प्रश्न। दोस्तों 12वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को समझाइए। मोललता व पार्ट्स प्रति मिलियन और अथवा में कह रहा है कास्टिंग सोडा की 4 ग्राम अणुभार को 40 ग्राम जल में घोलकर 200 ग्राम विलयन बनाया जाता है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम इसका अथवा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि अथवा वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ऊपर वाले क्वेश्चन में खाली थ्योरी लिखनी होती है। हम अथवा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान होने वाला है। क्या कह रहा है आपको याद रखना कि 4 ग्राम अणुभार 4 ग्राम अणुभार उसका 40 होगा, जल में घोलकर 200 ग्राम विलयन बन जाता है। विलयन की मोललता याद करनी है, आपको बताने वाला हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। चलते हैं आंसर शीट पर सीधा। दोस्तों 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका उत्तर। तो मैंने कहा कि 4 ग्राम अणु को 40 ग्राम अणुभार वाले जल में घोलकर रखा गया है, और जिसको तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, m इज इक्वल टू एन अपॉन डब्लू। ये आपको याद रखना मोललता का। m इक्वल टू एन अपॉन डब्लू होता है। m बराबर 4/40 बटा 200 बट्टा, सो जगह नहीं यहाँ पे, 200/1000। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 10 से 4 बार कट गया, 1/2 मोल के जी। इसको हम लिख सकते हैं 0.5 प्रति मोल के जी। ये इसको उत्तर हो गया। बहुत ही आसान है। आपको ये बस ये याद रखना सूत्र कि m बराबर एन अपॉन डब्लू। ऐसे 2024 में भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, बस संख्या बदल देंगे। आपको सूत्र याद रखना मोललता का, m बराबर एन अपॉन डब्लू। और उत्तर क्या गया लास्ट में इसका, m इक्वल टू 0.5 मोल प्रति के जी। अब लेते हैं दोस्तों 14वां प्रश्न। अब दोस्तों लेते 13वां प्रश्न। फैराडे के वैद्युत अपघटनीय नियम लिखिए। बहुत ही आसान है, अब इसको आपको बताने वाला हूँ मैं, और ये बार बार पूछा जाता है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। आप शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट भी कीजिए। और अब आंसर देता हूँ आपको 13 का मैं। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न 13 का उत्तर। बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसमें प्रभावित धारा के समानुपाती होती है। डब्ल्यू इक्वस टू क्यू, आई बराबर तो क्यू अपॉन टी। तो डब्ल्यू इक्वस टू हो जाएगा क्यू आई टी, जेड आई टी सॉरी, जेड जहाँ स्थिरांक है, जेड यहाँ स्थिरांक है। आपको याद रखना है कि प्रथम नियम कह रहा है इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा धारा के समानुपाती होती है।
इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा जो मुक्त हो रही है वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। W=Q और W बराबर जेड आई टी आपने लिखाना है, पूरा ये समीकरण लिखाना नीचे, W=Z समीकरण लिखाना है और अब लिख दूँगा वहाँ पे स्थिरांक है, जेड स्थिरांक है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लिखा है लड़की ने, इसकी आंसर कॉपी है, वही समझा रहा हूँ आपको मैं पूरा। दोस्तों W=Z लिखाना है आपको और ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अब लेते हैं इसका दूसरा नियम। तो सेकेंड नियम क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न सेलों में उपस्थित इलेक्ट्रोड अवक्षेपित पदार्थों की मात्रा का अनुपात तुल्यांकी भारों का बराबर होता है। W1/W2 = E1/E2, ये आपको याद रखना है। W1/W2 = E1/E2, ये याद आपको रखना है। बहुत ही आसान है दोस्तों, फ्राइडे के दोनों नियम आपको पढ़ लेने हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अब लेते हैं दोस्तों 14 प्रश्न। दोस्तों 14 प्रश्न कह रहे हैं उप सह संयोजन यौगिक और द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन है, ये थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन का, जैसे घुमाऊ क्वेश्चन है और ये किसी बहुत कम में पूछ, बहुत कम आता है, बहुत कम ये दे दिया किसी वर्ष ने, बहुत कम आता है प्रश्न। और जिस वर्ष आएगा वो साल पेपर भी इजी बनता है, जिस वर्ष में आता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको देता हूँ मैं कि इसमें क्या अंतर होंगे। तो आपको प्रश्न क्या हो, प्रश्न पढ़ लेना है कि उप सह संयोजन यौगिक और द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपका इसका आंसर बताता हूँ मैं। तो उत्तर नंबर 14, उप सह संयोजन यौगिक और द्विक लवण, उप संयोजन यौगिक और द्विक लवण। तो जब लिगैंड केंद्रीय धात्विक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उसके साथ जो स्पीशीज बनाता है उसे कहते हैं उप सहसंयोजन यौगिक। मतलब जो केंद्रीय परमाणु होता है, केंद्रीय परमाणु से जुड़े लिगैंडों का इलेक्ट्रॉन युग्म जो स्पीशीज बनाता है, लिगैंडों का इलेक्ट्रॉन युग्म जो स्पीशीज बनाता है उसे कहते हैं उप सहसंयोजन यौगिक। आपको ये याद रखना है। अब बात कर लेते हैं द्विक लवण की। तो द्विक लवण जब विभिन्न प्रकार के अणु आपस में सहसंयोजक को पूर्ण करने के लिए एक यौगिक बनाते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। मतलब अणु आपस में मिलकर अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए कोई नया यौगिक बनाएंगे तो उसे कहते हैं द्विक लवण। अणु आपस में मिलकर अपनी संयोजकता पूर्ण कर ले कोई नया यौगिक बना रहे हैं उसे कहेंगे हम द्विक लवण। दोस्तों उप सहसंयोजन यौगिक उदाहरण है K3FeCN6 और द्विक लवण का उदाहरण है K2SO4.N2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, जिसे अब तीसरा है ये विलयनों में आयनों में वियोजित नहीं होते। मतलब विलयन में डुबो के रखेंगे इन्हें तो ये आयन के रूप में नहीं टूटते हैं, ये आयनों में विघटित हो जाते हैं। समझ गए मेरी बात आप? मैं कह रहा हूँ कि ये इनको किसी विलयन में रखा हमने, ये विलयन में वियोजित हो जाते हैं, नहीं होते। और द्विक लवण टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं आयनों के रूप में। Na टूट गया प्लस में और Cl- टूट गया, उदाहरण के लिए। अब लेते हैं दोस्तों 15वां प्रश्न, फिर 16वां, फिर 17वां, 18वां और 19 और 20 तक आज खत्म करने वाले हैं हम। उसके अगली वीडियो में 21 से 29 खत्म करने वाले हैं। तो चलते हैं 15वां प्रश्न लेने के लिए। दोस्तों 15वां प्रश्न है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न किए जा सकते हैं? क्लोरोबेंजीन से DTT और क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल। ये संपन्न उसी को समझ आ सकते हैं जिसने ऑर्गेनिक को कभी डीपली पढ़ी होगी, ऐसे वरने समझ नहीं आते। ये क्लोरोबेंजीन से DTT मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन ये उसी बच्चों को समझ आएगा जिनसे ऑर्गेनिक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा। तो जिसकी प्रैक्टिस होगी अच्छी उसी को समझ आने वाला, लेकिन समझ नहीं आती तो मैं समझाने का प्रयास करूँगा आपको। तो चलते हैं दोस्तों, लेते हैं क्लोरोबेंजीन से DTT। तो मैं कह रहा हूँ उन्हीं को बच्चे को समझ आएगा जिन्हें ऑर्गेनिक को डीपली पढ़ी होगी। तो जब क्लोरोल की रिएक्शन कराई जाती है बेंजीन ClH से दो और H2SO4 और -H2O से, तो जिससे हमें प्राप्त होता है CCl3-C बॉन्ड H और डायरेक्टली जुड़े हुए हैं बेंजीन से Cl।
इससे मिलेगी हमें DTT। तो लिखा भी यहाँ पे, जब क्लोरोल की अभिक्रिया दो अणु क्लोरोबेंजीन के साथ कराते हैं तो DTT अर्थात PP डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन बनता है। जब क्लोरोल की अभिक्रिया कराई जाती है क्लोरोबेंजीन के साथ, तो दो क्लोरोबेंजीन के साथ, जो ये है ऊपर, इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन। ये दोस्तों क्लोरोबेंजीन कराता है, क्लोरोबेंजीन, दो क्लोरोबेंजीन। तो अब देखते हैं सेकंड, क्लोरोबेंजीन डाइफेनिल कैसे बना। अब देखते हैं क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल। तो जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइफेनिल का निर्माण होता है। तो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे हम 2Na प्लस क्लोरोबेंजीन ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जिससे जब जहाँ पे दो बेंजीन चिपके हुए रहेंगे समझो डाइफेनिल है। दो बेंजीन आपस में सटे होते हैं, उसे कहते हैं डाइफेनिल। वो नीचे भी कह रहा है ये बात कि जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराई गई दो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइफेनिल मिलता है। तो आपको समझ आई होगा, अब प्लस 2NaCl निकला। तो अब लेते हैं दोस्तों 16वां प्रश्न, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां। चलते हैं अब 16वें प्रश्न की ओर। लेकिन ये ऑर्गेनिक उसी को समझ आएगी जिसने डीपली पढ़ा होगा, ऐसे समझ नहीं आती है, आप संपन्न भी नहीं कर पाएंगे इनको ऐसे आसानी से। दोस्तों 16वां प्रश्न कह रहा है, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की क्रिया क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से कराते हैं। ख कह रहा है क्लोरोफॉर्म को फिनॉल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करते हैं। तो यह अभिक्रिया आधे समाज सभी बच्चों को थोड़ी आसान होती है, लेकिन संपन्न करने वाली थोड़ी मुश्किल होती है। तो चलते हैं इसकी आंसर शीट की ओर, कैसे इसका आंसर लिखना है आपको। दोस्तों इसमें क नहीं किया गया, क पार्ट नहीं किया गया है, तो आपको बताता हूँ करके मैं। ख देख लेते हैं पहले, क्लोरोफॉर्म को फिनॉल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करते हैं। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 और इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन, फिनॉल को, फिनॉल है बेंजीन के ऊपर OH प्लस 3NOH, जिसे बन गया आपका बेंजीन के ऊपर OH CHO प्लस 3NaCl 2HO। तो दोस्तों जब क्लोरोफॉर्म को फिनॉल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया रिमर टीमन अभिक्रिया है, रिमर टीमन अभिक्रिया है। सैलिसल्डिहाइड जिसे सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं, वो बनता है इसमें। तो बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इससे बन गया सैलिसल्डिहाइड जिसे राइमन टीमन अभिक्रिया प्लस 3NaCl मुक्त हो गया, प्लस दो अणु जल के निकल गए, 2H2O जल निकल गया। तो ये रिएक्शन हो गई राइमर टीमन रिएक्शन। ऐसे देखो, इसने ऐसे पूछ लिया बोर्ड में, इसने ऐसे पूछ लिया कि राइमर टीमन अभिक्रिया ना बोलकर बोल दिया कि क्लोरोफॉर्म को फिनॉल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का गर्म करने पर क्या होता है। इसने राइमर टीमन ना पूछकर सीधा ऐसे पूछ लिया कि ये रिएक्शन है क्या, तो ऐसे पूछ लेता। और इसने पार्ट कौन नहीं किया है, अब वो करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि क्लोरोबेंजीन से DTT इसने करके नहीं दिखाया है कि एथिल अल्कोहल की क्रिया क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से कराते हैं, इसने करके नहीं किया इसने, लेकिन मैं करूंगा अभी थोड़ी देर में। अब देख लेते हैं 17वां प्रश्न देख लेते हैं, साबुन तथा 17वां प्रश्न कह रहा है आपका साबुन तथा संश्लिष्ट अपमार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब वो प्रश्न दिखाता हूँ पहले मैं, फिर आपको मैं आंसर शीट दिखाऊंगा इसकी। तो प्रश्न 17 क्या बोल रहा है, साबुन तथा संश्लिष्ट अपमार्जक में अंतर कीजिए, मतलब साबुन और डिटर्जेंट में, साबुन और डिटर्जेंट में अंतर कीजिए। तो अंतर बताने वाला हूँ। दो नंबर में देखो दोस्तों, ये 2 नंबर में पूछा गया है, आपको 2 से 3 लाइन चेप में आ जाना, ज़्यादा लाइन नहीं लिखना है, 2 से 3 लाइन में चेप के आ जाना है ऐसे, और एक उदाहरण भी लिखना अच्छा आता है। 2 से 3 लाइन में चेप देना है इसको, बस ज़्यादा नहीं करना है। और तो आज का आपको मैं आंसर बताता हूँ। जैसे हमने लिखा है साबुन तथा अपमार्जक में अंतर, तो क्या लिखा है, पहला पॉइंट पढ़ेंगे आप सभी साबुन का। साबुन उच्च वश्य अम्लों के धात्विक लवण होते हैं, उच्च वश्य अम्लों के धात्विक लवण होते हैं। अपमार्जक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त सल्फोनेट लवण होते हैं। ठीक हो गया आपका। उदाहरण C17H35CONNA सोडियम स्टीरेट, और इसका उदाहरण लिख दिया इसने सोडियम डोडोसिल बेंजीन सल्फोनेट। ये कठोर जल के साथ झाग बनाते हैं। ये जल
ये कठोर जल के साथ झाग झाग बना देते हैं। मतलब साबुन झाग नहीं बनाएगा और डिटर्जेंट अपमार्जक का झाग बनाएगा। ये प्रदूषण नहीं करते हैं, साबुन प्रदूषण नहीं करता है, और ये प्रदूषण करते हैं क्योंकि इनमें लंबी आर श्रृंखला होती है। तो दोस्तों आपको अंदर समझ आएगा, कह रहा है कि साबुन प्रदूषण नहीं करता, अपमार्जक प्रदूषण करता है क्योंकि इसमें आर की लंबी श्रृंखला होती है। दोस्तों अब लेते हैं 19वां 18वां प्रश्न, फिर 19वां, फिर 20वां, फिर अगली वीडियो में करेंगे खत्म ही नहीं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, वीडियो को आप अच्छे वॉच कीजिएगा, समझ आएगी आपको वीडियो। दोस्तों देखिए 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्न का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, Cr3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ऑफ-बाउ का नियम। यूट्यूब पर आप देख सकते हैं ऑफ-बाउ का नियम, और सीख सकते हैं वहाँ से ऑफ-बाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। एक प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, और 2 अंक में, इजी के 2 अंक, खाली के 2 अंक दे दिया आपको। यहाँ पे देख सकते हैं, एक लाइन में लिखना है आपने, ऑफ-बाउ का नियम समझ लेने के बाद आपने उसके बाद SPDF ब्लॉक का ही खेल है इसमें, SPDF ब्लॉक का ही खेल है। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकालना है। Cr3 क्रोमियम और आयरन का निकालने से पहले, क्रोमियम 3 पॉजिटिव का निकालने से पहले आपको क्रोमियम का निकालना आना चाहिए। आयरन 2 पॉजिटिव का निकालने से पहले आपको Fe का, खाली अकेला Fe का आना चाहिए। तो आपको निकाल के दिखाता है कैसे निकाला जाता है, चलो। तो दोस्तों देख सकते हैं उत्तर नंबर 18। पहले क्रोमियम का निकालना पड़ेगा हमको। क्रोमियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s3। तो अब क्रोमियम 3 पॉजिटिव का निकालें, 3 इसमें कम कर देंगे खाली हम। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 और 4s0, ये निकले क्रोमियम का। अब देखते हैं Fe का। मैं कह रहा हूँ आपको क्रोमियम का निकालने से, 3 पॉजिटिव का निकालने से पहले क्रोमियम का आना चाहिए, आयरन 2 पॉजिटिव का निकालने से पहले आयरन का आना चाहिए। तब आप जाके आपको कम कर दे रहे हैं, बस इतने। तो Fe 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और उसके बाद 3d6, उसके बाद 4s2, उसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s0। 2 कम कर देखो, यहाँ 2 थे तो यहाँ 2 कम कर दिए, बस इतना अंतर है। यहाँ ऊपर 3 थे और यहाँ 3 कम कर दिए, बस इतना है। तो प्रश्न नंबर 18 को जानकर समझ आया होगा। इसके लिए प्रैक्टिस मांगती है, इलेक्ट्रॉनिक निकालना प्रैक्टिस मांगती है, तुरंत नहीं आता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19 और फिर 20। वीडियो फिर यहीं ख़त्म करेंगे। आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, आप शेयर भी करना इस वीडियो को, कि अब आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा यहाँ उत्तराखंड का बोर्ड का। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 देख सकते हैं आप। 19 का करने वाले हम, भौतिक व रासायनिक अधिशोषण में तुलना कीजिए। ये प्रश्न में दोस्तों कभी कभार पूछा जाता है। जिस ईयर पेपर इजी बनता है वो प्रश्न इस ईयर ऐसे पूछे जाते हैं, किताब से ले लेंगे, एनसीईआरटी के बीच से पूछ देंगे क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं। बहुत ही 2-3, अब 3 नंबर पूछेगा, कम से कम आपको 3 लिखने होंगे, 3 भौतिक के और 3 रासायनिक के लिख के आने होंगे, और एक उदाहरण इनके, और आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब इसका आंसर आपको बताता हूँ मैं, चलिए। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर कर लेते हैं। तो पहले बात करेंगे भौतिक की। तो भौतिक अधिशोषण, हैंड राइटिंग में मत जाइए, आप समझिए मेरी बात को, हैंड राइटिंग आप छोड़िए इस वक्त, आप मेरी बात को समझिए। भौतिक अधिशोषण में होता क्या है कि ये पहला वांडर वाल बंध के कारण होता है, वांडर वाल बंध के कारण होता है, ये वांडर वाल बंध के कारण होता है। और दूसरा, यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है, मतलब इनका अस्तित्व नहीं है, विशिष्ट नहीं है। ये वांडर वाल बंध के कारण होता है, प्रकृति में विशिष्ट नहीं है। और यह तीसरा, यह प्रकृति में उत्क्रमणीय है। हैंड राइटिंग में जाना, बात समझो मेरी, प्रकृति में उत्क्रमणीय है। 3 पॉइंट हो गए।
अब बात कर लेते हैं 3 पॉइंट रासायनिक अधिशोषण की। अब बात कर लेते हैं रासायनिक अधिशोषण की। रासायनिक अधिशोषण समझ आइए आप। रासायनिक थोड़ा हैंड राइटिंग दिखा जाता ना इसमें यार। उसके बाद इसमें उसमें वांडरवाल बंध था, तो इसमें रासायनिक बंध। ये रासायनिक बंध के कारण होता है। 3 पॉइंट लिखना ज़्यादा मैंने आपको। ये रासायनिक बंध के कारण होता है। रासायनिक बंध के कारण होता है। वांडरवाल बंध के कारण, रासायनिक बंध के कारण। वो प्रकृति में विशिष्ट थे, विशिष्ट नहीं थे, तो ये प्रकृति में अति विशिष्ट होते हैं, मतलब अस्तित्व होता है इनका। प्रकृति में अति विशिष्ट होते हैं। अति विशिष्ट होते हैं। अब तीसरा पॉइंट इसका लिखेंगे, यह वो उत्क्रमणीय अनुक्रमणीय अनुक्रमणीय है। बस 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 20 की और अंतिम प्रश्न की आज के दिन का। तो अगली वीडियो में लाएंगे हम 21 से। तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गई है, तो दोस्तों वीडियो यहाँ एंड करते हैं। वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है, तो वीडियो यहीं एंड करता हूँ आज मैं। चलो ले लेते हैं आखिरी क्वेश्चन है, ले लेते हैं 20वां क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आप वॉच करते रहना वीडियो को। दोस्तों प्रश्न नंबर 20 क्या है, निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। अयस्क खनिज में गालक तथा प्रगलन में, धातु माल में प्रगलन तथा भर्जन में। दोस्तों कितने नंबर में, 3 नंबर में है, तो 1 1 2 अंतर आपने लिख देना है और काम खत्म हो जाएगा आपको। तो अंतर आपको फटाफट बता देता हूँ मैं, आपको याद कर लेने हैं और हर साल ये पूछा जाता है 3 नंबर में। चलते हैं इसका आंसर शीट देखने के लिए। चलो तो प्रश्न संख्या 20 का क, प्रश्न संख्या 20 का क क्या है देखो। खनिज और अयस्क में अंतर। खनिज पृथ्वी की भूपट्टी पर पाए जाने वाले धात्विक यौगिक खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी पर पाने वाले धात्विक यौगिक खनिज कहलाते हैं। और अयस्क वे खनिज जिसमें कम खर्च में लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, वो अयस्क कहलाते हैं। मतलब इसमें कम खर्च हो और लाभ ज़्यादा हो, तो उसमें वो अयस्क कहलाते हैं। सभी अयस्क खनिज हैं, सभी अयस्क खनिज हैं। और अयस्क का उदाहरण क्या होता है, हेमेटाइट। अब देख लेते हैं गालक और धातुमल में अंतर। खो देख लेते हैं गालक और धातुमल में अंतर। गालक वे पदार्थ होते हैं जो अशुद्धियों के साथ क्रिया करके गलनीय पदार्थ बनाते हैं। गालक ऑक्साइड अयस्कों का ज़्यादा करते हैं। समझ लीजिए मेरी बात आप। गालक जो होते हैं, गालक ऑक्साइड अयस्क का ज़्यादा करते हैं। और ये गालकों के बारे में एक बात आप और याद रखना कि गालक अगलनीय अशुद्धियों को दूर करते हैं। गालक अगलनीय अशुद्धि को भी दूर करते हैं, यह आपको याद रखना है। अगलनीय अशुद्धि को भी दूर करते हैं। अब धातुमल, धातुमल जिसे अप अयस्क के नाम से भी जानते हैं, अप अयस्क भी कहते हैं इसको, आपको यह याद रखना है। तो धातुमल जब गालक के अगलनीय अशुद्धियों से क्रिया करता है तो प्राप्त गली हुई स्पीच धातु मल कहलाती है। अगलनीय अशुद्धियाँ, मैंने पहले कहा था कि अगलनीय अशुद्धि को दूर करने में गालक प्रयोग होता है, तो प्राप्त गली हुई स्पीच धातुमल कहलाती है। तो अब देखते हैं दोस्तों, गौ प्रगलन और भर्जन में अंतर अंतिम है। गौ, जब कोक तथा गालक के छारा अयस्क से धातु का निष्करण किया जाता है, तो यह प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। मतलब ये कह रहा है कि कोक मतलब चूर्ण और गालक अब मतलब अगलनीय अशुद्धियाँ को आपस में क्रिया कराई जाती है, तो धातु का निष्कर्षण किया जाता है, यह प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। अब भर्जन होता है वायु की अधिकता में धातु के गलनांक से नीचे ताप पर अपयस्क को गर्म किया जाता है, तो भर्जन कहलाती है। मतलब वायु से कम ताप पर, वायु की अधिकता में धातु के गलनांक से नीचे ताप पर अयस्क को गर्म किया जाता है, भर्जन कहलाता है। इसके द्वारा अशुद्ध धातु के मल के रूप में अलग हो जाती है
वाष्पशील अशुद्धियाँ अलग होती हैं। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पर एंड करता हूँ मैं। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, और आप वीडियो को एक बार जूम करके देखिएगा बार बार देखने के बाद जहाँ पे समझ नहीं आया रिपीट होगा। और इसकी स्क्रीनशॉट लेते रहिए बीच बीच में। आप मैंने ज़्यादा पढ़ा रखा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, पढ़ते रहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 60% रिपीट होता है, 60% रिपीट होता है बोर्ड्स में। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू दोस्तों। अगली वीडियो आएगी पार्ट 3 पर। थैंक यू।